स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर। मेरा नाम है अजय और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फूक मूवी को जो आई थी 2008 में। तो मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही खुशहाल परिवार दिखाया जाता है जहाँ का मेन सदस्य होता है राजीव, उसकी बीवी आरती, उनके दो बच्चे रक्षा और रोहन और उनकी बूढ़ी दादी माँ अम्मा, उनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी लक्ष्मी और उनका एक ड्राइवर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है जहाँ पर राजीव, उसके साथ काम करने वाली मधु और उसका पति अंशुमन तीनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वर्कर्स का ठेकेदार सत्यम आ जाता है। वो उनसे कहता है वर्कर्स को एक पत्थर में गणेश जी की मूर्ति मिली है, वो वहाँ पर गणेश जी का मंदिर बनाना चाहते हैं। पर राजीव इस सभी को हंसी में ले लेता है और मजाक में उड़ा देता है। तभी वहाँ पर बैठी हुई मधु एक कौवे को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। वो तीनों भी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर टहल रहे होते हैं। तभी विनायक का कॉल राजीव को आ जाता है। वो उसे कहता है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ये सुनते ही राजीव काफ़ी खुश होता है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वो ये खुशखबरी अपनी बीबी आरती को बताता है। वो काफ़ी खुशी से राजीव से ये कहती है कि हाँ, भगवान की दया से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन राजीव एक नास्तिक होता है। वो उससे कहता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी मेहनत की वजह से मिला है। कुछ समय के बाद राजीव को दोनों बच्चे रक्षा और रोहन अपने स्कूल से लौट आते हैं। कुछ समय के बाद उन दोनों की दादी उन्हें रात में कहानियाँ सुना रही होती है। तभी रूम में राजीव आ जाता है। राजीव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी माँ उसके बच्चों को अंधविश्वास भरी कहानियाँ सुनाए। इतने में ही वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को उठाता है और सोने के लिए भगाता है। दूसरे दिन राजीव का दोस्त विनायक उसके घर आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मधु की हरकतें बड़ी ही अजीब लगती है, जिस तरीके से वो हंसती है वो काफ़ी डरावना है। पर राजीव इसके ऊपर कहता है कि मधु बहुत पहले से ही वैसी है, इसलिए वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और छोड़ देता है। वहीं पर रोहन और रक्षा खेल रहे होते हैं और रक्षा गिर जाती है। उसे उठाने के लिए राजीव दौड़ पड़ता है और उसे उठा लेता है। तभी सामने अंशुमन और मधु आकर खड़े होते हैं। मधु रक्षा को काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही होती है। मधु रक्षा से कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन रक्षा उसके सही तरीके से कोई भी जवाब नहीं देती। ये सब देखकर मधु को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजवीर अपनी सक्सेस पार्टी दे रहा होता है। वहाँ पर अंशुमन, मधु और बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। तभी राजवीर का फ्रेंड विनायक वहाँ पे आ जाता है और उसे अंशुमन और मधु के बारे में सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि वो उनकी कंपनी में सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं और खुद ही वहाँ का बहुत ज़्यादा पैसा खा रहे हैं। सब सुनकर राजीव काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो पार्टी में ही अंशुमन को मारने लग जाता है। उसे ये सब बातों का काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो उन दोनों को उस पार्टी में से भगा देता है और काम पे से भी निकाल देता है। इस सभी का मधु को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कार में बैठकर ही रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मधु अपने घर में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रही है और राजीव से बदला लेने का भी सोच रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजीव उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। तभी आरती का उसे कॉल आ जाता है। आरती उसे कहती है कि रक्षा कहीं भी मिल नहीं रही। यह सब सुनकर राजीव काफ़ी डर जाता है और अपने घर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वो रक्षा को काफ़ी जगह ढूंढने लग जाता है। आरती को रक्षा एक पेड़ के सामने खड़ी मिलती है जहाँ पर रक्षा एक कौवे को काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही होती है। ये सब देखकर आरती काफ़ी डर जाती है और उसे अपने घर लेके जाती है। घर पहुंचने के बाद राजीव रक्षा को काफ़ी डांटने लग जाता है। पर कुछ समय के बाद जब उसे लगता है कि उसने रक्षा को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है तो वो कमरे में चला आता है और उससे प्यार से बात करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजीव एक पवन नाम के बंदे को हायर कर लेता है। वो उसे सब काम समझा देता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे अच्छे काम की उम्मीद है। उसके बाद जब वो अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे शाम आ जाता है। शाम उसे कहता है कि वर्कर्स बहुत ही जिद कर रहे हैं गणपति जी का मंदिर बनाने। तभी राजीव बहुत ही गुस्से से शाम को कहता है कि अगर उन्हें काम करना है
तो सिर्फ काम करे, बाकी की कुछ चीज़ों में ध्यान न दे। ये सब बोलकर वो अपने घर चला जाता है। जब राजीव रात में सो रहा होता है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाने के बाद वो पूरे घर को एकदम अजीब से महसूस करने लग जाता है। शीशे में वो अपने आप को देखकर ही डर जाता है। वो जब नीचे हॉल में जाता है तो वो देखता है कि चेयर पर उसकी बीवी आरती बैठी है। वो जब उसे छूने जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और पीछे उसकी माँ खड़ी उसे मिलती है। जब वो सामने देखता है तो पीछे से उसके घर की नौकरानी लक्ष्मी उस पर हमला बोलने लगती है। तभी पीछे से आरती आती है एकदम अजीब से रूप में। फिर राजीव की नींद खुल जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक बहन है। राजीव कुछ देर बैठकर बाद में सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी सुबह सुबह उनके घर के सामने झाड़ू लगा रही है। वो जब बागीचे में झाड़ू लगा रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सा दिख जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला उठती है। वो देखती है कि घर के सामने हड्डियाँ और कुछ नींबू पड़े हैं जिनके ऊपर शायद कुमकुम गिरा हुआ। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। तभी घर के सारे सदस्य वहाँ पर आ जाते हैं। राजीव ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है। उसके बाद राजीव अपने ही हाथों से उस नींबू और हड्डियों को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। दादी ये देखकर काफ़ी डर चुकी थी। वो राजीव को ये सब करने से मना भी करती है, लेकिन राजीव फिर भी ऐसा करते हुए ये सब हड्डियाँ कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। बाद में राजीव अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पे निकल जाता है। जब शाम होती है तो ये सब सोने निकल जाते हैं। सोते समय रक्षा कुछ महसूस करती है। रक्षा राजीव से कहती है कि मुझे किसी ने तो गर्दन पे छुआ है। ये सब सुनकर राजीव थोड़ा बहुत चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो छोटी बच्ची है, शायद डर चुकी होगी, इसलिए वो रात में उसे सुला देता है। सुबह अपने काम पर निकल जाता है। अपने काम पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है, बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं। ये सब देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो अपने दोस्त विनायक से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो विनायक उसे बताता है, हमने जिसे नया नया काम पे रख लिया था, दरअसल ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर राजीव काफ़ी डर जाता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रक्षा और उसका छोटा भाई रोहन लुक्का छुपी खेल रहे होते हैं। खेलते समय रक्षा रोहन को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ रक्षा के पैरों के नीचे से मिट्टी लेकर जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रक्षा अपने स्कूल जा रही है। स्कूल जाते जाते वो काफ़ी खुश होती है। जब वो स्कूल पहुंचती है उसका एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम देने बैठ जाती है। एग्ज़ाम के बीच में ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो काफ़ी अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। टीचर उसे देखकर काफ़ी घबरा जाती है और हंसते हंसते ही बेहोश गिर जाती है। जब ये बात राजीव और आरती को पता चलती है तब वो उसे अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल लेके जाने के बाद डॉक्टर राजीव और आरती से कहते हैं कि शायद उसने किसी तो चीज़ का टेंशन लिया है जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आया होगा। इन बातों पे राजीव और आरती विश्वास रख के अपने घर चले जाते हैं। जब वो अस्पताल से वापस अपने घर जाते हैं तब दादी उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि किसी ने तो अपने घर पर काला जादू किया है। राजीव का इस सब पर पहले से ही विश्वास नहीं होता। वो उन्हें कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तब वो वहाँ से निकल जाता है और हर कोई अपने काम पर लग जाता है। रात को जब लक्ष्मी सो रही होती है तब वो देखती है कि दादी बीच दरवाजे में बैठकर कुछ मंत्र बोल रही है। वो उन्हें देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी दादी अपना हाथ बहुत ज़्यादा लंबा करके उसे नींबू खिलाने लगती है। लक्ष्मी चिल्ला कर उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हर कोई सुबह की तैयारी कर रहा होता है। लक्ष्मी और आरती सभी का ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी रोहन भागते भागते नीचे आ जाता है और राजीव से कहता है कि पापा दीदी कुछ अलग बिहेव कर रही है। तभी वो हर कोई रक्षा के रूम में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि रक्षा काफ़ी भरी आवाज़ में बातें कर रही है। वो काफ़ी डर जाते हैं। राजीव डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देता है। डॉक्टर वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाता है
वो देखता है कि ये केस उसके हाथ का नहीं है। तभी अपने एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर राजू को दे देता है। साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर आ जाती है। वो रक्षा को देख लेती है। वो कहती है कि रक्षा को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन दादी उसे कहती है कि नहीं, किसी ने तो हमारे घर पर काला जादू किया है। तभी वो साइकोलॉजिस्ट दादी से कहती है कि काला जादू ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी रूम के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। तभी सब देखते हैं कि रक्षा काफ़ी अजीब तरीके से चिल्ला रही है और बिहेव कर रही है। राजीव उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो काफ़ी तेज़ी से खुद को झटक रही होती है। तभी साइकोलॉजिस्ट उसे नींद की दवाई देकर सुला देती है। वो ये सब देख के काफ़ी दुख में थे। वो काफ़ी परेशान थे कि ये सब कैसे हुआ। वो जब साइकोलॉजिस्ट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते तब साइकोलॉजिस्ट उन्हें बताती है कि वो काफ़ी डीप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही है। ये सब सुनकर आरती काफ़ी दुखी होती है। वो जब अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बाबा जी उनके घर में हवन कर रहे हैं। ये सब देखकर राजीव को काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है। वो उन्हें वहाँ से भगा देता है और तभी वो देखता है कि ऊपर से रक्षा की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। वो ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि रक्षा हवा में उड़ रही है। ये सब देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी चिल्लाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। तभी राजीव उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल लेकर जाने के बाद राजीव देखता है कि रक्षा की आंखों में से खून निकल रहा है। उसका ये दर्द देखकर राजीव को काफ़ी तकलीफ होती है। राजीव से कहता है कि तुमने सारे उपाय तो कर लिए, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर। अभी मेरे कहने पर मेरे पहचान के एक बाबा जी, उनके पास चलो, शायद ही कुछ हो जाए। राजीव के पास कोई रास्ता नहीं, वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों एक खंडर जैसे घर में जाते हैं। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, काफ़ी अजीब। वो उनके नज़दीक आते हैं। वो राजीव से कहते हैं तुम्हारा घर परेशानी में है, तुम्हारी बेटी परेशानी में है। ये सब सुनकर राजीव काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि बाबा जी को ये सब कैसे पता चला। उसके बाद वो तीनों अस्पताल निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद बाबा जी रक्षा को देख लेते हैं। रक्षा को देखने के बाद राजीव, विनायक और बाबा जी उनके घर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही बाबा जी घर का जायज़ा लेने लगते हैं। उन्हें घर के बाहर कुछ अलग दिखता है। तभी वो घर के बाहर पड़ा हुआ डस्टबिन जला देते हैं, जिसमें राजीव ने वो हड्डियाँ और नींबू डाले थे। घर पहुंचने के बाद वो एक मार्क देखते हैं जो कि राजीव के घर के ऊपर किया गया होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो इंसान कौन है जिसने रक्षा के पैरों के नीचे की मिट्टी ली है। तो वो और कोई नहीं बल्कि राजीव का ड्राइवर होता है। इस सब के पीछे राजीव के साथ काम करने वाले मधु और अंशुमन होते हैं। ये सब सुनकर राजीव काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो तीनों भी मधु और अंशुमन के घर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं काफ़ी अजीब होता है। उन्होंने काले जादू की पूरी सामग्री वहाँ पर रखी होती है। मधु बहुत ज़्यादा गुस्से में रक्षा के ऊपर टॉर्चर कर रही होती है। ये सब देखकर राजीव को काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है। वो ये सब उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। तभी उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मधु राजीव को उठाकर फेंक देती है। तभी बाबा जी उन सभी को इधर उधर बिखरा देते हैं। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। तभी बाबा जी ऊपर से चलता हुआ पंखा मधु के सिर के ऊपर गिरा देते हैं। मधु जगह पर गिर जाती है। उन्होंने जो काला जादू किया होता है उस कल में से एक स्पाइडर निकलता है। वो स्पाइडर उस ड्राइवर के बॉडी में घुस जाता है और उसे भी मार देता है। राजीव वहाँ से काफ़ी तेज़ी से अस्पताल के लिए निकल जाता है। अस्पताल पहुँचने के बाद वो देखता है कि रक्षा सही सलामत अस्पताल के बेड पर बैठी है। ये देखकर राजीव राहत की सांस लेता है और उसे गले से लगा लेता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।